अभी जो आप इस वीडियो में दो तरंगों की घटना को देखा, अब मैं उस घटना को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्या होता है, जब भी किसी माध्यम में दो समान आवर्ती की तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उस माध्यम के किसी बिंदु पर एक परिणामी तरंग उत्पन्न होता है और उस परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उस बिंदु पर अन्य सभी बिंदुओं के कारण जो तरंग की तीव्रता उत्पन्न होती है उसके योग के बराबर होता है। मतलब आपने इस वीडियो में देखा है कि जैसे ही एक तरंग स्रोत से कोई तरंगे उत्पन्न हो रहा है और वो जैसे आगे बढ़ रहा है और सामने दो रेखा चित्र रखा है, उस रेखा चित्र से जैसे वो पास होता है तो वो दो नई तरंगे उत्पन्न करती है और उस दोनों नई तरंगे की जो आवर्ती होती है वो आपस में समान होता है और वो दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। अब आपने देखा कि किसी बिंदु पर अधिकतम है तो किसी बिंदु पर न्यूनतम है और वहां पर कुछ उन दोनों के कारण कुछ परिणामी तीव्रता भी है और सभी बिंदु पर उनके जो अन्य बिंदु उत्पन्न हो रहा है उनके भी कुछ ना कुछ तीव्रता है। इसी को हम कहते हैं तरंगों का व्यतिकरण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है दो तरंगों का व्यतिकरण। आप इसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप दो पत्थर लेना, जवान पत्थर लेना और उसको एक शांत तालाब के पास जाके उन दोनों को एक साथ ही छोड़ देना, तो आप क्या देखोगे कि उसमें से दो तरंगे उत्पन्न होगी और वो तरंगे आपस में अध्यारोपण करके एक नई तरंगे उत्पन्न करता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो और तरंगों को क्या करता है, जैसे पहले तरंगे उत्पन्न हुआ उसके कारण अब एक नई तरंगे, फिर एक नई तरंगे और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता है और तरंग फैलता जाता है। टॉपिक है दो तरंगों का व्यतिकरण। दो तरंगों का क्या व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ये है हमारा आज का टॉपिक। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये चाहे तुम बोर्ड के नजरिए से देखो या तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के नजरिए से देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर यूपी बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया तो ये मान लो कि ये टॉपिक आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 70 to 80% है और ये पूरा पूरा आपको 5 नंबर का देगा। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज लिखवा नहीं रहा हूं, मैं मुंह से बोल देता हूं क्या होता है कि जब किसी माध्यम में दो समान आवर्ती की तरंगे एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से उस माध्यम के जो विभिन्न बिंदु पर जो परिणामी तरंग होती है उस परिणामी तरंग की तीव्रता सभी अन्य बिंदु पर जो तीव्रता तीव्रता होती है उनके योग के बराबर होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, तरंगों का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि जिस बिंदु पर आपको व्यतिकरण अधिकतम मिलेगा वो समपोषी व्यतिकरण होगा और जिस बिंदु पर व्यतिकरण न्यूनतम या लगभग शून्य होगा उसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। मैं समपोषी विनाशी पूरा दोनों दिखा दूंगा ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रॉब्लम के सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है। आप थोड़ा थोड़ा वीडियो को पॉज करके अपनी लैंग्वेज को लिख भी सकते हो क्योंकि लंबा टॉपिक है, लैंग्वेज लिखवाने गया तो वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दो व्यतिकरण में हम देखेंगे परिणामी तीव्रता। क्या देखेंगे, परिणामी तीव्रता। थोड़ा मैं और इधर से लिखता हूं ताकि हमें दिक्कतों की सामना ना करना पड़े। परिणामी तीव्रता मीन्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी? तो हमारे पास कितने तरंग है, दो तरंग है और उन दोनों तरंगों का जो आयाम है वो पहले तरंग का आयाम को मैं a1 स्मॉल a1 मानूंगा और दूसरे तरंग के
आयाम को स्मॉल a2, और ये दोनों किसी माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है। तब हम देखेंगे कि मध्यम के किसी बिंदु पर दोनों के बीच कलांतर क्या है, तब तरंगों का विस्थापन है वो देखेंगे। ठीक है, तो माना एक ही आवर्ती के की दो तरंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चल रही है, चल रही है। माना तरंगों के आयाम, तरंगों के आयाम a1 व a2 है। क्या है? a1 व a2 है। तथा तथा मध्यम के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर दोनों के बीच कलांतर, दोनों के बीच कलांतर फाई है। यदि उस बिंदु पर दोनों का विस्थापन, दोनों का विस्थापन विस्थापन y1 व y2 हो, तब देखते हैं कि हमारे पास दो तरंग है समान आवर्ती की, वो एक ही दिशा में चल रहा है और उनका आयाम a1 व a2 है, और मध्यम के किसी बिंदु पर दोनों के बीच जो कलांतर है वो क्या है? फाई है, मतलब समान कला में है। यदि दोनों, उस बिंदु पर दोनों का जो विस्थापन है, मतलब जहां से तरंगे उत्पन्न हुई और वहां जहां पर जाके दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अध्रुवित करते हैं, वहां तक का विस्थापन y1 और y2 है। तब हम देखेंगे y1 बराबर आयाम, पहली तरंग का आयाम क्या है? a1 और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तरंगों का समीकरण होता है, कोई किसी भी तरंग का समीकरण होता है। दूसरे तरंग का क्या है? अब a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बट जो दूसरा तरंग है वो पहली तरंग से, देखो दोनों तरंग है ना, तो जो पहली तरंग ये है, तो जैसे दूसरा तरंग इस तरंग से क्या बनाता है? कलांतर फाई बनाता है, तो इन दोनों के बीच में जो कलांतर आता है वो क्या आता है? फाई। इसको मैंने मान लिया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब दोनों का क्या हो रहा है? अध्यारोपण हो रहा है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, कौन से सिद्धांत से? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत से परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा? परिणामी विस्थापन, हमारा परिणामी विस्थापन हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। क्या हमारे पास y1 की वैल्यू है? क्या हमारे पास y2 की वैल्यू है? तो हम रख सकते हैं y बराबर y1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इसका क्या है y2 का a2 ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सॉरी, साइन तो मैंने लिखा ही नहीं इसमें, साइन ओमेगा टी माइनस
के एक्स प्लस फाइव। ये दो तरंगे हैं, इन तरंगों का ये जो परिणामी विस्थापन है वो क्या है, y है। क्या है, y। अगर दोनों का परिणामी विस्थापन y है तब मैं देख रहा हूं ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग। अब जो दूसरी तरंग है ना, उसमें देखो दो पार्ट है। क्यों, क्योंकि वो पहली तरंग से कितना कलंतर बना रहा है, फाई कलंतर। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। तो हम जानते हैं अगर ये दो पार्टों से मिलकर बना है, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, तो हम जानते हैं साइन, अगर तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, अगर मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी। और वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ए की जगह पे जो रखा है वो रखो, बी की जगह पे जो रखा है वो रखो जरा। तो साइन ए की जगह पे क्या रखा मैंने, देखो ये साइन ए, तो ए की जगह पे क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, बीच में प्लस बी, बी की जगह पर मैंने क्या रखा, बी की जगह पर फाइव। तब देखेंगे साइन ए किसको माना हमने, इसको माना, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट कॉस बी, बी के क्या माना फाइव, उसी प्रकार प्लस अब कॉस ए को क्या माना ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसी प्रकार डॉट साइन बी को मैं क्या माना मैंने कॉस फाइव। तो क्या देखो ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, क्या यही है, क्या यही है। तो अगर ये है और उसकी वैल्यू ये आ रहा है, तो क्या मैं इस वैल्यू को यहां पे रख सकता हूं, हाँ बिल्कुल रख सकता हूं। तो रखो जरा इस वैल्यू को यहां पर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर a1, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2। अब जब मैं a2 रख रहा हूं, देखो जब मैं इस वैल्यू को रखूंगा तो ये दो टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो a2 इन दोनों के बाहर आएगा गुणे में, तो साइन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाइव, उसी प्रकार प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इंटू साइन फाइव। अब a2 इसके साथ भी गुणा होगा, a2 इसके साथ भी गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 इसके साथ जब गुणा होगा तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये क्या आ जाएगा साइन फाइव। क्या ये हो गया। अब देखो तुम खुद देखो, क्या यहां भी साइन ओमेगा टी के एक्स है, यहां भी साइन ओमेगा टी के एक्स, तो क्या मैं इन दोनों से ये कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो कॉमन क्या आ जाएगा, y बराबर कॉमन आ जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, अब क्या बचेगा, देखो जब यहां से ये कॉमन जाएगा तो यहां से आएगा a1, बीच में क्या है प्लस, जब यहां से ये कॉमन गया तो a2, साथ ही साथ इसके साथ कौन है cos फाइव, तो ये हमारे पास क्या आया a1 a2 cos फाइव, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा तुम्हारा, मैं इसको एक साथ लिख रहा हूं ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट a2 साइन फाइव, ठीक है। अब इसको मैंने ये मान लिया, क्या यहां तक कोई दिक्कत है, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको और इस टर्म, क्योंकि जिसके साथ ओमेगा के एक्स है, ओमेगा के एक्स है, उसको क्या करो एक साइड करो, इन दोनों को हम कुछ मान के चलते हैं, क्योंकि अब मुझे इन दोनों का आयाम निकालना है, परिणामी आयन। तो परिणामी आयन देखो किस किस के साथ है, एक तो इसके साथ है और एक इसके साथ है, क्या आयाम इसके साथ दिख रहा है, क्या आयाम इसके साथ दिख रहा है। तो अगर आयाम इन दोनों के साथ नहीं दिख रहा है तो मैं आयाम वो टर्म लेके ही क्यों चलूं, तो मैं इसको लेके चलूंगा और इसको लेके चलूंगा, और इन दोनों को मैं कुछ मान के लेके चलता हूं। तो माना कि a1 प्लस a2 cos फाइव जो है उसको मैंने
आर साइन थीटा माना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या मानो अब समीकरण 3। अब किसके साथ है आयाम, इसके साथ है, तो A2 उसको क्या मानो साइन फाई, और ये भी हमारे पास आर किसके टर्म में है, सॉरी इसको मानो तुम कॉस थीटा के टर्म में, क्योंकि इसके साथ कौन है कॉस है, कॉस थीटा, और इसके साथ कौन है साइन, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। ये समीकरण 4, ये क्या हमारे पास समीकरण 4। अगर ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 3 है, क्या मैं इससे ये जो है हमारा ये परिणामी आयाम है, क्या इस परिणामी आयाम की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 और समीकरण 4 का अगर वर्क करके जोड़ दूंगा, ध्यान से सुनना कि अगर मैंने समीकरण समीकरण 3 और समीकरण 4 को वर्क करके जोड़ दिया, तो मैं यहां से ये जो परिणामी आयाम है, परिणामी आयाम निकाल सकता हूं। देखो कैसे, तो हमें क्या करना है, समीकरण 3 का वर्क करना है प्लस समीकरण 4 का वर्क करके दोनों को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया। तो जोड़ो जरा, बराबर के जो देखना ये बराबर है ना, बराबर के इस तरफ भी है कुछ है, बराबर के इस तरफ भी कुछ है, तो जब जुड़ेगा तो बराबर की इस साइड वाला अलग से जुड़ेगा और बराबर के इस साइड वाला अलग से जुड़ेगा, तो इसको जोड़ो तो क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा इसका वर्ग प्लस समीकरण 3 का देखो आर साइन थीटा इसका वर्ग। क्या मैंने इसका वर्ग किया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इधर का, तो क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का वर्ग प्लस कौन आ जाएगा a2 और साइन फाई का वर्ग। क्या ये आ गया, अब मुझे इसका वर्ग खोलना और इसका वर्ग खोलना है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं क्या इसका वर्ग खोलूंगा, तो जब मैं इसका वर्ग खोलूंगा तो ये वर्ग इसके ऊपर भी आएगा, ये वर्ग इसके ऊपर भी आएगा, तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा बता सकते हो, ये बनेगा, ध्यान से देखना हमारा ये बनेगा, ये स्क्वायर जब आर पर आएगा तो आर स्क्वायर, और कॉस पर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस सेम इसके ऊपर भी आएगा इसके ऊपर भी आएगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब ये क्या देख रहे हो, देखो इसमें दो टर्म है, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये फॉर्मूला बनता है, ये a है और ये b है, तो a की जगह पर a1 रखेंगे, b की जगह पर a2 cos फाई रखेंगे, तो a1 का स्क्वायर मींस a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर मींस क्या आ जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस उसमें शायद cos फाई है तो cos फाई का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a1 a2 और साथ में a2 के साथ में कौन है cos फाई, अब प्लस प्लस देखो ये वाला टर्म तो इसके साथ भी स्क्वायर आएगा इसके साथ भी स्क्वायर आएगा, तो a2 साइन स्क्वायर फाई, क्या आ गया a2 साइन स्क्वायर फाई। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन है cos थीटा, ओ सॉरी आर स्क्वायर कॉमन है, तो अगर आर स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो इन दोनों से यहाँ a2 भी है, इन दोनों से क्या है हमारा a2 का स्क्वायर कॉमन है, तो a1 का स्क्वायर पहले a2 का स्क्वायर इन दोनों से मैंने क्या कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक। अब क्या बचा ये वाला टर्म 2a1 a2 cos फाई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो वो हमेशा क्या होता है 1, वही अगर थीटा चेंज हो ना, अगर मैं ये भी लिखूं साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी क्या आता है 1 आता है। देखो पहले cos फिर साइन फिर उससे कोई फर्क प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, तो इसका मान भी हमारे पास 1 है और इसका मान भी हमारे पास 1 है, तो क्या हो जाएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ इधर क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया पूरा, 1 का आर स्क्वायर से गुणा तो आर स्क्वायर, और इधर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस 2a1 a2 cos फाई,
ये है हमारे पास परिणामी आयाम उन दोनों क्या तरंगों का। ये परिणामी आयाम किसका है? उन दोनों तरंगों का। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे एक चीज पता है, जो तरंग परिणामी, देखो जो दोनों तरंग है उसका कुछ परिणामी तीव्रता होगा हमारे पास। तो उस परिणामी तीव्रता जो है, जो परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता जो होता है वो आयाम के समानुपाती होता है। किसके? आयाम के समानुपाती। मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? इसको हम लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता आई, आई जो होगा वो किसके? आयाम, आयाम मींस आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। अगर समानुपाती है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कि आई, ध्यान से देखना, आई समानुपाती हटता है तो समानुपाती नियतांक क्या आ जाता है? के। और के क्या है? के आर स्क्वायर। क्योंकि क्या आर स्क्वायर हमें पता है, तो के बाहर है। आर स्क्वायर का मान कितना है? ये है ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर मैं यहां से अब क्या निकालूं? आई बराबर, देखो तो के भी इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी। तो के ए वन का स्क्वायर प्लस के ए टू का स्क्वायर प्लस टू, टू पहले लिख लो, टू के ए वन ए टू और कॉस फाइव। क्या ये है? ठीक है। अब देखो अभी मैंने क्या कहा था? अभी मैंने लिखा जो तीव्रता है वो आयाम के परिणामी, जो परिणामी तीव्रता है वो परिणामी आयाम के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये देखो, ये भी तो आयाम है, ये भी तो आयाम है। क्या ये आयाम नहीं है? तो अगर ये और ये आयाम है तो मैं कह सकता हूं ना कि ये भी तो तीव्रता के समानुपाती होगा, होगा कि नहीं? तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये A1 है तो ये I1 बराबर क्या हो जाएगा? के A1 का स्क्वायर। ये A2 है तो A2 मतलब आयाम A2 की तीव्रता I2 बराबर क्या आ जाएगा? के A2 का स्क्वायर। अब देखो, अब यहां से A1 और A2 को I के रूप में निकाल लो। किसको? A1 और A2 किसके रूप में निकाल लो? तो हम जानते हैं जो I1 है वो के A1 का स्क्वायर है ना। तो अगर मुझे यहां से A निकालना है, A निकालना है, इस वर्ग को इधर भेज देना है, तो ये किस में जाएगा? ये तो नियतांक है, ये तो क्या आ जाएगा? अंडरूट में क्या जाएगा? अंडरूट में I1। क्या जाएगा? अंडरूट में I1। तो के A1 और के A2 दोनों सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I1 और I2 किसमें? अंडरूट में। तब मैं लिख सकता हूं कि I बराबर ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस ये क्या हो जाएगा? I2 प्लस टू अंडरूट में ये भी ये I1 ये I2, I1 I2 cos फाइव। क्या ये आ जाएगा? ये है हमारे पास तुम्हारा परिणामी तीव्रता। यही मैंने शुरू में कहा था कि आपको वीडियो में जो दिख रहा है कि पहले एक तरंग स्रोत था, उससे दो तरंग बना और दो तरंगों से ऐसे बहुत से तरंगे दिख रहा है। तो उस जो दोनों के कारण जो परिणामी तरंग होगा, वो जितनी भी तरंग अलग अलग तरंग मिल रहा है उन सभी तरंगों के अलग अलग योग के बराबर है। और वो निर्भर किस पर करता है? कलांतर फाई पर निर्भर करता है। अगर कलांतर फाई जो है वो समान कला में है तब तो परिणामी तीव्रता होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। अब हम जानते हैं जो व्यतिकरण होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। मीन्स देखते हैं, पहले को देखते हैं हम। पहला क्या है हमारे पास? हमेशा याद रखना, ये जो परिणामी तीव्रता है ना आयाम का, बहुत ध्यान से, आयाम का जो परिणामी तीव्रता होता है वो उसके कलंतर फाई पर ही निर्भर करता है। ठीक है। तो पहला है हमारे पास संपोषी व्यतिकरण, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। क्या होता है कि क्योंकि ये अधिकतम होते हैं, क्या होता है? ये अधिकतम व्यतिकरण, अधिकतम तीव्रता यहां पर प्राप्त, संपोषी में क्या प्राप्त होता है? अधिकतम तीव्रता। तो अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए
क्या जानते हैं हम, क्योंकि जो परिणामी तीव्रता है वो किस पर निर्भर करता है, फाई पर। तो जो फाई होता है वो फाई कितना, कलांतर कितना होना चाहिए, या तो 2 पाई होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या तो 2 पाई होना चाहिए, या तो 4 पाई होना चाहिए। ऐसे ही इवन नंबर, ये मतलब सम संख्या में होगा। तब मैं कह सकता हूं कि जो फाई को मैं लिख सकता हूं, वो फाई को क्या लिख सकता हूं, 2m पाई। जहां m क्या है, जहां m क्या है, m जो है वो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तब देखो ये कॉस फाई ना, तो अगर मैं कॉस 0 लू, या कॉस 2 पाई लू, या कॉस 4 पाई लू, कोई भी आए, इन सब की वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इन सब की वैल्यू 1 होता है, तो मैं इसमें अगर लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ कॉस इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, इसका वैल्यू 1, तो बचेगा कितना ये, तो i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट में i1 और i2। तो ये मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे रूट इसका वर्ग करूं, इसका वर्ग करूं, तो क्या मुझे ये, क्या ये i1 का रूट, i1 का इस रूट i1 प्लस रूट i2 का वर्ग का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तब अगर ये ऐसा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि के a1 प्लस a2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट i1 का मान रखो के a1 का स्क्वायर, रूट i2 का मान रखो के a2 का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारे पास संपोषी व्यतिकरण। ये दो फॉर्मूला याद रखना, खासकर ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अब मुझे निकालना क्या है, विनाशी व्यतिकरण। क्या निकालना है, विनाशी व्यतिकरण, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड जो है हमारे पास विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि मैंने कहा था कि जहां पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है वहां पे तीव्रता या तो न्यूनतम होता है या तो क्या होता है, वहां पर बिल्कुल शून्य होता है। अच्छा ये अधिकतम के लिए था, तो मैं इसमें लिख सकता हूं मैक्सिमम, आई मैक्सिमम। तो यहां भी क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम। ये मैक्सिमम तीव्रता के लिए, सबसे अधिकतम। अब मुझे किसके लिए देखना है, न्यूनतम तीव्रता के लिए। न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए क्या होगा, जो हमारा कलंतर होगा वो पाई, 3 पाई, 5 पाई इन टर्मों में होगा। तब जो फाई है, फाई को मैं लिख सकता हूं कि 2m1, 2m-1 पाई, मीन्स इसको जहां m जो है, जो m होगा वो 1 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तब तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूं, तो अगर मैं लिखूं कॉस पाई या कॉस 3 पाई, ऐसे चलता रहेगा, तो ये सब किसकी वैल्यू होता है, -1 की वैल्यू। अगर ये -1 की वैल्यू है तो यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो मैं लिख सकता हूं जो आई मिनिमम है वो क्या आ जाएगा, i1 प्लस i2। अब देखो यहाँ पे माइनस का 1 रखोगे तो -1 यहां पे गुणा होगा, प्लस माइनस 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 रूट में i1 और i2, सॉरी यहाँ साथ में 2 भी है। क्या है हमारे पास, जो आई मिनिमम आया वो आया रूट में i1 माइनस रूट में i2 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि हमारे पास i1 बराबर पता है, i1 बराबर तो k कॉमन हो जाएगा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यही है हमारे पास मिनिमम तीव्रता। क्या है ये, मिनिमम तीव्रता है। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो आप यहां से देख सकते हैं।